नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 4 अगस्त और बायोडाइवर्सिटी ये जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023 ये जो है 2002 का जो बिल है बायोडाइवर्सिटी बिल, तो उसको जो है संशोधित करेगा। और बायोडाइवर्सिटी को लेकर के जितने बेसिक्स थे इसको हम लोग जो है एक अलग से 1 घंटे के वीडियो में, देखिए वीडियो लंबा हो जाता है अगर कम्प्लीटली कवर करते हैं किसी टॉपिक के बेसिक को। अब जैसे बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट वगैरह के इश्यूज़ जो हैं ये वैसे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्लैरिटी नहीं आती बच्चों को, तो इनसे रिलेटेड आपको वीडियो वन शॉट में मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। पर अब ये आप जब जाके देखेंगे तो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी की बात हो, चाहे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशनल डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सारी चीज़ों को जो भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं इनको हम लोगों ने एज ए बेसिक्स जो है वो कवर कर लिया है इसके पहले एक वीडियो में। अब ये आर्टिकल जो है आपको बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को जो है ये संशोधित करेगा, जो अमेंडमेंट बिल है जिसको अभी संसद में प्रस्तुत किया गया है। और इसका पर्पज आप समझ रहे होंगे क्या है, अब डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इतना कि सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम यूजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी से जो भी बेनिफिट्स होते हैं इसके यूटिलाइजेशन से फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग जो है इसके बेनिफिट्स की जाएगी। ठीक है। दूसरा, सस्टेनेबल यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है एक ही बार में सब जो है बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके ख़त्म कर दिया कि प्लांट जो है वो एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं, जानवर जो है वो मरते चले जा रहे हैं, कोई स्पीसीज विशेष है वो गायब ही होती चली जा रही है, या फिर उसके अलावा जो है अब पता चला दूसरों के यहाँ से आप चीता खरीद के तो नहीं ला रहे हैं, लेकिन उनको ट्रांसलोकेट किया है, लेकर के आए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन वो भी एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी का तो पार्ट है ही ना। लेके आए और बेचारे मरे जा रहे हैं। कुल मिला के 20 चीता आए थे, बड़ी हालत ख़राब है उन लोगों की। कोई कह रहा है कॉलर लगाने से मर गए, कोई कह रहा है बीमारी से मर गए, कोई कह रहा है किसी चीज़ से मर गए, ठीक पता ही नहीं चल रहा कैसे मर गए। उधर जो है वहाँ लिए वो नामीबिया के लोग कह रहे हैं कि हमें बताया ही नहीं, हमें बताया होता तो हम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ज़िंदा रख लेते। तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं। कुल मिला के मरे तो भाई अपन, मरा कौन, मरे चीता। तो बायोडाइवर्सिटी के पार्ट नुकसान हो गया। कुल मिला के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 के एक्ट में संशोधन करेगा, ये जो डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है। ठीक है। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का काम क्या है, सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइज फ्रॉम यूजिंग बायोडाइवर्सिटी। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कुल मिला के इसे जो है अभी लोकसभा से बाई वॉइस वोट का मतलब ये होता है कि वो जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट रहते हैं तो वो ऐसे ही पूछते हैं, हाँ भाई पास है, मतलब बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है, तो हाथ से मतलब हाँ हाँ ऐसे ही बोल बोल के जो है हाय हाय करके बोलते हैं कुछ, तो वो बोल के उसको पास कर देते हैं। तो कुल मिला के ये बिल जो है चेंज क्या क्या ला रहा है, तो काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ। ये एक्चुअल में क्या है कि 2021 में इसको पहली बार जो है प्रस्तुत किया गया। 2021 में जब लेके आए तो लोगों ने काफ़ी चिंताएं, जो एक्सपर्ट हैं तुरंत चिंता जताते हैं, तो उन्होंने तुरंत चिंता जताई कि ये बायोडाइवर्सिटी ऑफेंसेस को, जो डाइवर्सिटी से जैव विविधता से रिलेटेड क्राइम हैं, उन क्राइम्स को एक तो डीक्रिमिनलाइज करता है, मीन्स इनको अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। दूसरा, जिन बातों को अपराध मानता भी है तो उन अपराधों में जो है जेल नहीं भेजेगा किसी को। क्या क्या करेगा, जुर्माना लगाएगा। क्या, आर्थिक जुर्माना, तो आर्थिक दंड लगाएगा। उसकी भी दर जो है ठीक रखी है कि नहीं रखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी कमाए 100 करोड़ और 1 करोड़ दे के जो है 99 करोड़ लेके चंपत हो गया। तो ऐसे प्रोविज़न करने की तो आर्थिक दंड जो है इस तरीके का लगाया है। तो ऐसी कई सारी चिंताएं जो हैं एक्सपर्ट्स के मन में उभर कर आ गई। प्लस कंपनी में आपने जो है इंडियन कंपनी, जैसे आपने कह तो दिया कि जो है हम केवल इंडियन कंपनीज को छूट देंगे, लेकिन इंडियन कंपनीज की कैटेगरी में आपने किनको उठा के डाल दिया कि कंट्रोल के बेस पे डाल दिया, या प्योरली जो शेयर होल्डिंग के बेस पे कंपनी को आप जो है इंडियन मानेंगे। तो इस तरीके की कई चिंताएं जो हैं वो उभर के आती हैं इस बिल को लेकर के। नतीजा ये हुआ 2021 में इसको भेज दिया गया एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कि भैया ये बिल ऐसे नहीं पास होगा। ये संयुक्त संसदीय समिति संजय जायसवाल जी की अध्यक्षता में गठित की जाती है और ये पहले चेक करेगी कमेटी ने जो है उठा के 2022 में बिल सौंप दिया कि ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन है हमारी, इन रिकमेंडेशंस को आप शामिल करिए और शामिल करने के बाद आप जो है इसको प्रस्तुत
कर सकते हैं। कुल मिला के सरकार का कहना ये है, अभी जब उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो पर्यावरण मंत्री हैं, तो उन्होंने काफ़ी मतलब भूमिका बनाते हैं ना, हालांकि आप देखेंगे ढूंढ के तो 5 मिनट का ही है उनका, ज़्यादा व्याख्यान नहीं है उसमें। तो 5 मिनट में उन्होंने जो है अपनी बात बोली कि दुनिया जो है 3 तरीके की क्राइसिस से जूझ रही है। क्राइसिस आप समझ ही गए होंगे 3 कौन सी, क्लाइमेट चेंज हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई और लैंड डिग्रेडेशन हो गई, तो डिजर्टिफिकेशन। तो ये 3 जो है क्लाइमेट क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है, और ऐसे में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की जो बायोडाइवर्सिटी है उसका यूज़ करना भी हमारे लिए ज़रूरी है और उसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हम जो है एक ऐसा एक्ट लेकर के आए हैं कि यूज जो है वो सस्टेनेबल वे में होता रहे, और जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के यूज को लेकर के वो हिंड्रेंस ना बने। मींस जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रमोट हो, साथ में जब प्रमोट होगा तो जो बेनिफिट होंगे उनसे जो है शेयरिंग जब की जाएगी सबके साथ में, तो जब शेयरिंग होगी उन बेनिफिट्स की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलेंगे, तो उससे सबका जो है लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊपर बढ़ेगा, तो ईज़ ऑफ लिविंग को भी बढ़ाएगा। तो कुल मिला के सरकार का कहना यह है कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को प्रमोट करने के लिए हम इसको लेकर के आए हैं। किया क्या है बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, तो इन्होंने कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है एग्जेम्पशन दे दिया है कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर अगर कोई जो है बायोडाइवर्सिटी यूज का इस्तेमाल करता है तो किसी को उसमें अपने जो उसे बेनिफिट्स होंगे वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है, तो आप देखते होंगे कि जैसे आपने सुना होगा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या और कोई संस्कृत के ग्रंथ हैं, तो ऐसे किन्हीं ग्रंथों में जो भी किसी जड़ी बूटी औषधि के बारे में बताते हैं, मेडिसिनल प्लांट की चर्चा करते हैं, तो अगर विधि जो है वो ऑलरेडी लिपिबद्ध है कहीं तो उसको कहेंगे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो अगर कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का कोई इंडियन यूज़ करता है, या फिर आयुर्वेदा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी से रिलेटेड हो, यूनानी हो, या सिद्धा मेडिसिन से रिलेटेड हो, या होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड हो, मीन्स कुल मिला के आयुष मंत्रालय के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, अगर किसी कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करके कोई बेनिफिट कमाते हैं तो उसको इन्हें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, भले ही जड़ी बूटी जो है ये किसी भी एरिया से निकाल करके लेके आए। ठीक है। दूसरा जो नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज वो क्या है, जैसे किताबों में तो नहीं लिखी है लेकिन कोई आदिवासी समूह है उसे पता है कि इस वाले पेड़ का पत्ता जो है ये खाने से आदमी गोरा हो जाता है ना। अब पता नहीं, अगर उन्हें पता होता तो वो खुद गोरे हो जाते काफ़ी। या फिर जो है कोई बीमारी है, हालांकि ये इस तरीके की चीज़ें जो है ये गोरे काले गलत है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कुल मिला के एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया, वो फेयर एंड लवली जो नहीं आते दिखाते हैं वो लोग की जो है 7 दिन लगाइए और उसका, तो मान लीजिए कि अगर आदिवासियों को ऐसी चीज़ पता है तो अगर किसी कंपनी ने उनके उस तरीके के नुस्खे का या उनके उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया तो उससे जो बेनिफिट कमाएंगे वो उन्हें वहाँ की जो लोकल ट्राइब होगी या लोकल कम्युनिटी होगी उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज से होने वाले बेनिफिट्स हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से, उनके शेयर को वो उनके बेनिफिट को शेयर नहीं करना पड़ेगा विद लोकल कम्युनिटीज़। कुल मिलाकर के ये ट्रिपल क्राइसिस के बारे में उन्होंने वहाँ बताया, फिर उन्होंने बोला ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगा, ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है। फिर देखिए आप कि 2021 में लाया गया था, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है। और एक्सपर्ट्स का मानना ये था कि जो स्पिरिट है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, इसके अगेंस्ट है ये, जो 1994 में अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और ये एक तरीके का कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मींस जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। अब ऐसा क्यों है इसको आप देखिएगा। दूसरा उनकी चिंता ये थी कि जो पेटेंट प्रोसेस है उसको कुछ ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दे रहा है ये बिल, और फर्दर आगे होने वाला ये है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है इसको तो दरकिनारी हो जाएगी पूरी तरीके से, इनका कोई रोल ही नहीं बचेगा। लोग आएंगे अपनी मनमानी से जो है कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे और पेटेंट कराएंगे, और जय सिया राम, पर्यावरण मंत्रालय और इंडियाज़ एग्रीकल्चर इनका कुछ नहीं। ठीक है। तो ये सारी चिंताएं जो है उनको थी एक्सपर्ट्स को। फिलहाल जो है ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया गया, पिछले साल 2 अगस्त को जो है वापस आ गया। प्रोविजंस इसके देख लीजिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो इस बिल के अकॉर्डिंग ए पर्सन कैन नॉट शेयर और ट्रांसफ़र एनी रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। ध्यान से दीजिए, देखिएगा, देखिए बायोलॉजिकल रिसर्च को लेकर के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को लेकर के रिसर्च भी तो किए जाएंगे फर्दर।
भाई प्रोडक्शन किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, रिसर्च किए जा सकते हैं, नई चीज़ें। पेटेंट काहे का कराएंगे? जब कुछ नया डेवलप करेंगे तभी ना पेटेंट कराएंगे। तो ए पर्सन कैन नॉट शेयर और ट्रांसफर एनी रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। किसी भी तरह की रिसर्च का रिजल्ट जो है उसको शेयर या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ऑन एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स अकरिंग इन और ऑब्टेन्ड और एक्सेस्ड फ्रॉम इंडिया। अगर किसी ने, या तो रिसर्च मान लीजिए भारत में हो रही है, या फिर जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है वो भारत से ली गई है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड रिसर्च से जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसको कोई पब्लिश नहीं कर सकता है, ठीक है, शेयर नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। फॉर मॉनेटरी कंसीडरेशन, जिससे कि किसी तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट उसको हो सके शेयर और ट्रांसफ़र से, ठीक है ना। और एक्सेस फ्रॉम कहाँ से? इंडिया और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो ट्रेडिशनल नॉलेज से या फिर इंडिया से किसी भी तरीके की कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स ऑब्टेन करके उस पर रिसर्च किया आपने और उस रिसर्च से रिलेटेड किसी रिजल्ट को आप शेयर या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फॉर मॉनेटरी कंसीडरेशन। दूसरा, ए पर्सन कैन नॉट शेयर और ट्रांसफर टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को भी आप जो है शेयर नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर रिटन अप्रूवल ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। कर सकते हैं आप, लेकिन किसे, कब कर सकते हैं? जब आप प्रायर रिटन अप्रूवल ले लेते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का, तब आप किसी को, इंडिविजुअल को या फिर किसी और के साथ में ये शेयर नहीं कर सकते रिसर्च के रिजल्ट को, ठीक है। आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप जो है कर सकते हैं शेयर। इसकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते आप रिजल्ट को शेयर किसी के साथ। एक्सेप्ट द कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज विच इज़ ओनली फॉर इंडियंस। और ये जो इससे एक्सेप्शन किस चीज़ को मिला है? जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है, मीन्स अब मान लीजिए पहले से ही कहीं चरक संहिता, ससुर ससुर संहिता में कुछ लिखा हुआ है, तो उसको जो है अब उससे रिलेटेड आपने कोई रिसर्च की तो फिर जो है आप एक बार शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो रिसर्च जो है कोई भी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन वो भी केवल इंडियंस के लिए है। ये नहीं कि कोई विदेशी आदमी आया कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज निकाल के रिसर्च करके और फिर जो है, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप ध्यान रखिएगा, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को हमने यहाँ थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया है, आप देख भी सकते हैं। तो ये एक तरह की ट्रेडिशनल नॉलेज है विच इज़ इन सम सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म इन विच द नॉलेज इज ऑर्डर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, क्लासीफाइड एंड कैटेगराइज्ड, ठीक है। मीन्स जो नॉलेज है वो कैसी होगी? ऑर्डर्ड होगी यानी व्यवस्थित होगी, ऑर्गेनाइज्ड होगी यानी संगठित स्वरूप में होगी, क्लासीफाइड होगी यानी वर्गीकृत होगी, कैटेगराइज मीन्स श्रेणीकृत होगी, ठीक है ना। आप देखते होंगे चैप्टर वगैरह नहीं बनाए जाते किताबों के शुरू में, पहले खंड, फिर खंड के अंदर पाठ, फिर पाठ के अंदर अध्याय, फिर दुनिया का, तो वही एक तरीके से है, ठीक है। तो इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल द ट्रेडिशनल मेडिसिन टीम ऑफ WHO जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन टीम जो है WHO की, वो ये डिस्टिंग्विश करती है कोडिफाइड सिस्टम्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, नॉन कोडिफाइड सिस्टम्स ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो कौन है आप देख लीजिए, विच हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन राइटिंग इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, मीन्स पुराने स्क्रिप्चर्स में लिपिबद्ध हैं पहले से, एंड आर फुली इन पब्लिक डोमेन, और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं कि छुपा के रखे गए हैं, ठीक है। जैसे आयुर्वेदा है, पुराने संस्कृत स्क्रिप्चर्स में है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, तो ये भी जो है एंशिएंट चाइनीज़ मेडिकल टेक्स्ट में मिल जाती है। दूसरा, नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज की बात करें तो हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड इन राइटिंग, ऑफन रिमेन्स अनडिस्क्लोज्ड बाई ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स एंड इज पास्ड ऑन इन ओरल ट्रेडिशंस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे आपने देखे होंगे बाबा टाइप के हथेली पकड़ते हैं, बता देते हैं हाँ तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, हाँ तुम्हें चक्कर आते हैं, तो ये जो है ये एक तरीके की क्या है, ये ओरल जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली नॉलेज है, तो ये नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज है, ठीक है। नॉन कोडिफाइड ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज के ऊपर जो है रिसर्च वगैरह अगर आपने की तो फिर आप जो है उसको क्या करेंगे, शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ विदाउट द परमिशन ऑफ NBA, ठीक है। मेंबर जो है NBA के, उनको कौन अपॉइंट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एज पर द एक्ट, कौन सा? जो भी 2023 का अमेंडमेंट एक्ट आया है। कंपनी की डेफिनेशन को लेकर के समस्या है कि कंपनी की जो डेफिनेशन है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही रखी गई, कि जो कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 में है वही डेफिनेशन अभी रखी गई, ताकि
जो कंपनीज हैं उनको एनबीए के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ला करके रखा जा सके फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन एंड ऑब्टेनिंग पेटेंट, ताकि जब ये पेटेंट कराएं या फिर जो है कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन कुछ करें तो ये एनबीए के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर रहें, मींस इनको जो है एज ए कॉमर्शियल यूनिट देखा जाए। बाकी की जो कंपनीज होंगी तो आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ ए फॉरेन कंपनी इन द बिल हैज बीन अलाइंड विद द, ठीक है ना। तो जो फॉरेन कंपनी है उसको कंपनी एक्ट 2013 के, बाकी की जो कंपनियां हैं उनको स्टेट के जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड हैं वो डील करेंगे, ठीक है। तो अदर कंपनीज को स्टेट के बायोडाइवर्सिटी बोर्ड डील करेंगे। जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रखी गई, ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आए एनबीए के एज ए कॉमर्शियल कंपनीज, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया में रजिस्टर की गई है, ठीक है, या फिर इंडिया में ही बनाया गया है उसको, और जो फॉरेनर्स के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है, मीन्स उसका कंट्रोल जो है वो भारतीयों के पास है, ठीक है। यहाँ शेयर होल्डिंग की बात नहीं हो रही, कंट्रोल की बात हो रही है। तो कंट्रोल अगर भारतीयों के पास में है तो उस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर भी ये प्रोविज़न है कि उसे जो है इंडियन कंपनी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो अब चूंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कर दी है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन, तो इसका मतलब ये है कि विदेशी लोग जो है, यानी विदेशी जो एफडीआई भी आएगी किसी कंपनी में तो वो एफडीआई लगी रहेगी, लेकिन कंट्रोल जो है वो इंडियन होना चाहिए। तो भले ही एफडीआई लगी हो उस कंपनी में, फिर भी जो है उसको इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोविज़न आप इसका देखिए कि इट अलाउज डोमेस्टिक कंपनीज टू यूज़ बायोडाइवर्सिटी विदाउट द परमिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स। तो डोमेस्टिक कंपनीज को जो है अलाउ करता है बिना बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की परमिशन के, ये जो है बायोडाइवर्सिटी को यूज़ कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि जिसको मनाएगा तुरंत जाके यूज़ के लिए परमिशन ही नहीं लेनी डोमेस्टिक कंपनी को। तो ये क्या होगा, एक तरीके से ईज फॉर डूइंग बिजनेस बढ़ गया ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी हो गया, ठीक है। ओनली फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज विल रिक्वायर परमिशन। जो फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनी होंगी उन्हें परमिशन होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंडिकेट्स कंपनीज विद शेयर्स कंट्रोल्ड बाय द फॉरेन कंपनीज वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्टेड, कि जो कंपनी जिसमें शेयर लगा होगा फॉरेन कंपनीज का उसको भी एग्जेम्पशन दे दिया जाएगा। अगर भाई कंट्रोल इंडियन लोगों के हाथ में है तो उसे इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट करेंगे, एज ए डोमेस्टिक कंपनी ट्रीट करेंगे। तो जब एज ए डोमेस्टिक कंपनी ट्रीट करेंगे तो उसे भी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स वगैरह या बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स वगैरह की परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस जाना है धड़ाम से यूज कर लेना है, किसी से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। अगला प्रोविज़न ये एक है 36A क्लॉज जो है, ये कहता है एम्फसाइजिंग ऑन द मॉनिटरिंग ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज फॉर यूज इन इंडिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो नागोया प्रोटोकॉल के तहत जो है एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को जो है, अगर मान लीजिए विदेश से कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स इंडिया लेता है तो नागोया प्रोटोकॉल के प्रोविजंस को फॉलो करेगा। और नागोया प्रोटोकॉल आपको पता है तीसरे नंबर का जो प्रोविज़न है फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, तो उसको जो है फॉलो करेगा। अगर कहीं से लाते हैं आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, फ़ायदा आप कमाते हैं, तो जहाँ से लाए हैं वहाँ की लोकल कम्युनिटी या उस कंट्री के साथ में भी आप जो है शेयर करेंगे, फ़ायदा इंडिया शेयर करेगा। फिर फर्दर द न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन गवर्नमेंट्स टू डेवलप 36B enables the state government to develop strategies and plans for conservation and sustainable use of biological diversity। तो जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो अब स्ट्रेटजी और प्लान बना सकते हैं फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद आप देख लीजिए कि सेक्शन 41A जो है वो सेक्शन का नंबर नहीं याद रखना है, बस प्रोविजन सुन लीजिए। हाईलाइटिंग द फंक्शंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज क्लियरली। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज जो गठित की जाएंगी इस एक्ट के अंदर, तो उनके फंक्शनिंग को जो है पूरी तरीके से क्लियरली मेंशन करता है। साथ ही साथ में इनके अंदर कितने मिनिमम और मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ के अंदर, तो उसको भी जो है डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए अगला कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज अंडर विच द यूजर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ अप्रूवल्स फॉर एक्सेस और शेयरिंग बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो अगर जो प्रैक्टिशनर्स हैं इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के, समझ गए ना आप कौन से, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सारे
के जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनको ये क्या कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो इनको कुछ शेयर वेयर जो है मतलब तो बेनिफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दिस सजेस्ट द प्रॉफिटिंग डोमेस्टिक कंपनीज डू नॉट हैव टू शेयर प्रॉफिट्स। और इससे होगा क्या कि जो कंपनियां होंगी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड, तो ये क्या करेंगी, यूज़ तो करेंगी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ करेंगी, बड़ा फ़ायदा कमाएंगी, लेकिन जो कम्युनिटी होगी उसके साथ में उससे कोई फ़ायदा शेयर नहीं करेंगी। तो ये एक तरीके से नुकसान है कि डोमेस्टिक कंपनी को मिलने वाला प्रॉफिट जो है वो शेयर नहीं किया जाएगा। उसके अलावा आगे देखें कि ये बिल जो है डीक्रिमिनलाइज करता है किसको, वायलेशन एंड विड्रॉज द पावर गिवन टू द NBA टू फाइल एन FIR अगेंस्ट डिफॉल्टिंग पार्टी। तो अगर किसी ने जो गलती की, तो अभी तक क्या था कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है वो FIR दर्ज करा सकती थी उसके खिलाफ और फिर फर्दर कार्रवाई होती। तो अब जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी FIR दर्ज नहीं करा सकती, उसकी ये पावर ख़त्म कर दी गई है। अब इस बिल की बुराइयां क्या क्या हैं ज़रा ये देख लीजिए। पहले तो कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट के हिसाब से बिल्कुल भी जो है अच्छे प्रावधान नहीं किए गए हैं। ये कौन से इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इंडिया मतलब भारत के अनुकूल जिस तरीके का चाहिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अधिनियम या प्रावधान, उस तरीके के प्रावधान नहीं किए गए हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरा कह रहे हैं कि जो डीक्रिमिनलाइज किए हैं आपने ऑफेंसेस, उनको केवल पेनाल्टी पनिशेबल बना दिया आपने, और ये भी आपने तय कर दिया कि ये पेनाल्टी जो है वो 1 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में होगी। एंड कंटिन्यूइंग वायलेशंस कैन अट्रैक्ट एन एडिशनल पेनाल्टी अप टू ₹1 करोड़। और अगर बार बार कोई वायलेट करता है तो उससे जो है आप 1 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी ले लोगे। जेल का प्रावधान नहीं है, तो ये गलत है भाई। इससे तो क्या है कि आदमी मीन्स अधिकतम 1 करोड़ तक ही ले सकते हैं। कमाने वाला 1000 करोड़ कमा के निकल गया तो 1 करोड़ रुपया दे देगा तुरंत ही। तीसरा, पेनाल्टी शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द गेन्स। अब वही प्रॉब्लम है कि 1 करोड़ मैक्सिमम पेनाल्टी है, क्या मतलब 1000 करोड़ किसी ने कमा लिया, 1 करोड़ दे के 999 करोड़ लेके चंपत हो जाएगा, है ना। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो पेनाल्टी अगर लगा भी रहे, इसे जेल नहीं भेजना है, आप पेनाल्टी लगाओ तो कम से कम एटलीस्ट इतनी पेनाल्टी तो लगाओ कि उसे पता तो चले कि कुछ परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 1000 करोड़ का है तो कम से कम 800 करोड़ तो पेनाल्टी लगे। बाकी जो मान लीजिए भाई रिसर्च किया होगा या जितनी लागत वागत होगी, सैलरी वगैरह दी होंगी एम्प्लॉइज़ को, तो मीन्स कुल मिला के कुछ ऐसा तय करना चाहिए था कि जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री है उसमें जो काम करने वाले जिन्हें रोज़गार मिल रहा है, तो किसी को इतना नुकसान भी ना पहुंचे कि वो बर्बाद हो जाए, लेकिन उसे समझ में भी आए कि उसने गलत काम किया है। तो इस तरीके से जो है ये आर्टिकल यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहें। और इसी के साथ में आप लोगों का कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल जो है आप लोगों के साथ में कन्वर्सेट करेंगे, बातचीत करेंगे, जो भी मदद हो सकेगी वो हम अपनी तरफ से करेंगे। आप कोई भी सुझाव सुधार हमको कमेंट बॉक्स में बहुत इजीली आप दे सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं, तो ईमेल आईडी भी, उस पर आप मेल भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको PDF वगैरह चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।